नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया था। एक्सरसाइज 2.1 को ओवर किया था वहाँ पे, और एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली बेस्ड थी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कि हाउ टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर टू फाइनाइट सेट। ओके, वो हमने वहाँ पे सीखा था और उसको कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हमें नया टॉपिक पढ़ना है, कम्प्लीटली नया टॉपिक है रिलेशन, जो कि लिंक है किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया, रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हम रिलेशन आज सीखेंगे। ओके, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे शेयर करनी है कि बेटा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपको किसी का वर्क अगर सही लगता है तो उसे आप अप्रिशिएट करना सीखें। मैं आपकी क्लास के वीडियो बनाता हूँ, बस आप देख लेते हैं, ना तो कोई लाइक करते ना कमेंट करते। बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो ना मुझसे। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक करो उसे, मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, आप प्रॉपर डिसलाइक करो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही। मुझे ऐसा लगता था कि पहले मैं ओनली ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा था, तो मुझे लगता था कि फील नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने रेड मार्कर ख़रीदा, आपके लिए रेड मार्कर ख़रीदा मैंने। ओके, तो हम इतना कर रहे हैं और हमारा मोटिवेशन सिर्फ आप ही हो, हमारा मोटिवेशन आप लोग ही हो। अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, वर्क को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है। तो हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, इंटरेस्ट कम होता जाएगा पढ़ाने के लिए। तो अगर आप वर्क को अप्रिशिएट करोगे, लाइक करोगे, आपको वर्क आप अप्रिशिएट करोगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं हमारा वर्क, तो हम और अच्छे से करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको देखना हो तो आप एक बार यूट्यूब चैनल में जाके देखना, 12th वाले बच्चों का रिस्पॉन्स देखना, वो भी तो बच्चे कर रहे हैं ना। तो आप थोड़ा सीखो, अगर किसी का वर्क अच्छा लग रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना सीखो एटलीस्ट। अगर नहीं अच्छा लग रहा, आप प्रॉपर डिसलाइक करो। ओके, चलो ठीक है, इतना ही बताना था, ज़्यादा नहीं बात नहीं करते हैं। देखिए, रिलेशन चैप्टर, रिलेशन टॉपिक को हम देखते हैं। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन है फॉर अच्छा, एक बात यह है कि किसी भी रिलेशन को बताने के लिए आपको एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। अगर आप अपने रिलेशन को जैसे फादर से बताते हो तो 2 ऑब्जेक्ट हुए, मम्मा से बताते हो तो 2 ऑब्जेक्ट हुए, कजिन से बताते हो तो 2 ऑब्जेक्ट हुए। आप अपना रिलेशन किसी और पर्सन से बता रहे हो, मतलब आपको 2 ऑब्जेक्ट एटलीस्ट नीड है। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एनी रिलेशन यू नीड एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एनी रिलेशन एटलीस्ट यू नीड 2 ऑब्जेक्ट। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट, अच्छा, कल मैंने जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंट्रो पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में, तो मैंने आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके उस डेफिनेशन का बेस बनाया था। तो मैं आज भी यही करूँगा, आज मैं रिलेशन की डेफिनेशन का बेस बनाऊंगा। तो जैसे ही बेस बनेगा आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी और बहुत सारे कंसेप्ट तो आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट 1 ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ए ले लिया और एक ऑब्जेक्ट बी ले लिया। ऑब्जेक्ट के एलिमेंट मैंने 4, 5, 6 और 7, 8, 9 लिए, इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे कार्टेशियन को रिलेशन से लिंक करना है, और यही ऑब्जेक्ट मैंने कार्टेशियन में भी लिए थे। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ले लिए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिख लिया है। ये आपको आता है बेटा, 4 का इन तीनों के साथ पेयर, 5 का इन तीनों के साथ पेयर और 6 का इन तीनों के साथ पेयर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने रिलेशन का बात नहीं बताया था क्योंकि रिलेशन हमें आगे पढ़ना था। तो बेटा, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को, अगर किन्हीं 2 फाइनाइट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप सेट में लिखते हो तो वो सेट क्या बताता है, ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। सेट ए के एलिमेंट की सेट बी के एलिमेंट के साथ सारी पॉसिबिलिटी को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता है। ये सेट का मतलब होता है, और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ना बेटा, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन बताते हैं सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ। ये बात तो मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन से लिंक थी वो बताई। अब एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अगर ऐसे कुछ दिया जाता है, आर दिया जाता है ना, मैंने यहाँ पे मैं 2-3 रिलेशन लूँगा, इसलिए मैंने R1 R2 लिया है। आपको क्वेश्चन में आर दिया रहेगा, वो आर, इसको रीड करते हैं। गिवन रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। रिलेशन आर सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको रीड करते कैसे करते, अब यही रिलेशन उसने दिया, ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। रिलेशन आर 1 सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स। कंडीशन ये है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे इसमें ये वाई है, ये एक्स से बड़ा होना चाहिए। वेयर
x जो होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा और जो y होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा और A और B सेट आपको दिए गए हैं। तो आप मुझे रिलेशन बताओ क्या लिखोगे। हम यहाँ से देख सकते हैं है ना कि y ग्रेटर देन x में हमें रिलेशन चाहिए, तो A तो 4,7 आ सकता है ना, क्योंकि y ग्रेटर देन x है। देन फिर 4,8 यहाँ पर भी y ग्रेटर देन x है। देन 4,9 यहाँ पे भी y ग्रेटर देन x है। फिर 5, 7 ये यहाँ पे भी ग्रेटर है, 5, 8 यहाँ पे भी ग्रेटर है, 5, 9 फिर आप लिखेंगे 6, 7 देन 6, 8 देन 6, 9। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी थी रिलेशन की उसमें कंडीशन थी कि जो y होना है वो x से ग्रेटर होना है, तो सब में यहाँ पे ग्रेटर है। ये तो रिलेशन 1 हुआ। अब हम बात करते हैं एक अनदर रिलेशन की, रिलेशन 2, जो कि डिफाइंड है A to B और उस रिलेशन के लिए कंडीशन है कि द सेट ऑफ ऑल x, y such that y is equal to x plus 3 where x belongs to A, y belongs to B। ओके, तो अब आप इसको बताओ कैसे लिखोगे, R2 को कैसे लिखोगे। y x प्लस 3 और x A से बिलोंग करेगा और y B से बिलोंग करेगा। x सेट है 4, 5, 6 और B सेट है 7, 8, 9। तो x A से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ x की तीनों वैल्यू रखेंगे, पहले 4 रखेंगे। तो जैसे x अगर आपने 4 रखा तो आपको y कितना मिलेगा 4,7 है ना। फिर आप अब 4 रख चुके, अब 5 रखोगे है ना, तो 5 रखोगे तो कितना मिलेगा 5,8। और अगर फिर 4 रख चुके 5 रख चुके, फिर अगर x A से है तो फिर x 6 रखोगे तो आपको मिलेगा 6,9। तो क्या अब आप ये ध्यान देना कि जो y आपको मिल रहा है क्या वो y सेट B से बिलोंग कर रहा है, तो क्या सेट B में 7, 8, 9 है या नहीं, पहले वो देखो। या 7, 8, 9 है तो ये सेट बनेगा। ओके, तो R2 सेट ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक R3 सेट की। किसकी? R3 सेट की। R3 सेट A से B में डिफाइंड है और R3 सेट जो दिया है द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 4 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ओके, इसके लिए मुझे बताओ कि इसके लिए क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब आप y x प्लस 4 है ना, तो x कितना रखोगे 4 है ना, x 4 रखोगे तो आपको y भी 4, y कितना मिलेगा 4 प्लस 4 8। अब आप चेक करो कि क्या 8 y में है कि नहीं है, यस है तो आएगा। फिर आप x 5 रखोगे है ना, तो x 5 रखोगे तो आपको y कितना मिलेगा 5 प्लस 4 9। तो अब आप देखो 9 जो है वो y है और y b से बिलोंग कर रहा है, तो क्या b में 9 है, यस है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आप x रखोगे 6 है ना, क्योंकि 6 तो है ना a में, तो आपको y जो मिलेगा वो 10 मिलेगा। y कितना मिलेगा 10, और y किससे बिलोंग कर रहा है b से, मतलब 10 b में होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। ये 10 वाला ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो 10 है ये y है और y b से बिलोंग कर रहा है और b में 10 नहीं है, इसलिए ये सेट यहीं तक बनेगा। ओके, तो ये है R3 सेट। अब हम बात करते हैं R4 सेट की। किसकी? R4 सेट की। तो R4 सेट है R4 is defined from A to B and R4 is given the set of all x, y such that x greater than y where x belongs to A, y belongs to B। आपको x, y में लिखना है x के एलिमेंट A सेट से हैं, y के एलिमेंट B सेट से हैं और x y से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो इसमें क्या आएगा, आप मुझे बताओ कि x y से बड़ा होना चाहिए, आपको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखना है और x A से है और y B से है। तो देखो 4 इनमें से किसी से बड़ा है नहीं, 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं क्योंकि x y से बड़ा है ही नहीं। तो इसमें क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। इसमें क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूज़न क्या लिखता हूँ वो आप देखें। कंक्लूज़न ये है बेटा कि ये जो R1 सेट है, ये जो R1 सेट है ये सबसेट भी है किसका? A कार्टेशियन B का, और इसके इक्वल भी है ना। तो इक्वल को ऐसे दिखाते हैं, सबसेट या इक्वल ऐसे दिखाते हैं। जो R2 सेट है, R2 सेट
अब आपको चेक करना है कि R2 सेट क्या है, ए कार्टेशियन बी का सबसेट है क्या। देखो 4 7 आ रहा है, 5 8 आ रहा है और 6 9 भी आ रहा है, तो R2 भी सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। R3 चेक करो, R3 4 8 5 9, 4 8 5 9 ये भी सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। और R4 एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो R4 भी क्या है, ए कार्टेशियन बी का सबसेट है। तो मैंने आपको ये बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब आप लिखते हो तो ये जो सेट होता है, ये ए कार्टेशियन बी का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। ऑर्डर्ड पेयर में वो रिलेशन बताता है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ, और फिर अगर आपको कुछ रिलेशन दिए जाए तो आप उनको कैसे लिखते हैं, और फिर उस रिलेशन का मैंने आपको लिंक बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और जो मैंने चारों रिलेशन लिखे हैं वो चारों रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या है, सबसेट हैं। यहाँ तक आप नोट करो, इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, आपको डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, इसको नोट करो। ओके, अब मैं आपको फाइनली डेफिनेशन बताता हूँ, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो डेफिनेशन, ए रिलेशन आर है ना, एक रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन बी। इसका मतलब समझो बेटा, वो ये बोल रहा है कि आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है, आप उन दोनों नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, उसके बाद उन दोनों सेट से आप कोई भी रिलेशन लिखो, वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या बताया मैंने कि अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हो, आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो और फिर उन दोनों सेट के लिए कोई भी रिलेशन लिखो, वो रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। वो यही लिखा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन बी। मैंने आपको बताया भी है, देखो लिंक करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा तो 4 रिलेशन लिखे थे, चारों सबसेट आ रहे थे किसके, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो आप कोई भी रिलेशन लिखो उन दोनों सेट से मिला के, वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या आएगा, सबसेट आएगा, और वो मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही। ओके, तो डेफिनेशन तो क्लियर है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में कि डोमेन ऑफ रिलेशन बताओ, रेंज ऑफ रिलेशन बताओ और को डोमेन ऑफ रिलेशन बताओ। तो क्या होते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन, ओके, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, इन ए रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड डोमेन। क्या लिखा है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड डोमेन। तो आप मुझे बता सकते हो डोमेन ऑफ R1 कितना होगा, डोमेन ऑफ R1 मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन 1 क्या बताया है कि किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 4 है। अब आप 4 को रिपीट तो नहीं करोगे, फिर अगला क्या आ जाएगा 5 और फिर अगला क्या आ जाएगा 6। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं डोमेन। डोमेन ऑफ R2 कितना होगा बेटा, अगर डोमेन ऑफ R2 की बात करें तो यहाँ से बताओ 4 4 4 4 7 4 8 और 4 9। ओके, नो y इज इक्वल टू था ना बेटा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, तो आपने x एक बार 4 रखा, एक बार 5 रखा और एक बार 6 रखा, तो आपको इसका डोमेन भी कितना मिलेगा 4 5 6। अगर हम डोमेन ऑफ R3 की बात करें है ना, तो ये कितना मिलेगा 4 और 5, और डोमेन ऑफ R4 की बात करें तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो एम्प्टी ही रहेगा। तो सेट किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं। रेंज क्या होती है, इन रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉल्ड रेंज। किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं। किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं और सेकेंड एलिमेंट रेंज होते हैं। तो रेंज ऑफ R1 बता सकते हो मुझे कितना होगा, रेंज ऑफ R1 सेकेंड एलिमेंट, सो 7 8 और 9, फिर 7 8 9 रिपीट हो रहे हैं तो लिख लिया हमने उनको। फिर रेंज ऑफ R2 बता सकते हो, रेंज ऑफ R2 7 8 9, एंड रेंज ऑफ R3 8 और 9, और रेंज ऑफ R4 एम्प्टी।
ओके, तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं रिलेशन के वो डोमेन को दिखाते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज को दिखाते हैं। तो डेफिनेशन भी देख ली, डोमेन ऑफ रिलेशन भी देख लिया और रेंज ऑफ रिलेशन भी देख लिया। इनको नोट करो, फिर को डोमेन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं को डोमेन, है ना। डोमेन और रेंज देख चुके हैं, को डोमेन देखो, बहुत इजी है को डोमेन। तो द होल सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। आपको कोई भी रिलेशन दिया जाता है, जैसे एक रिलेशन आर ए से बी में दिया, तो ये जो होता है ये पूरा को डोमेन होता है। ओके, तो हम जो एग्जांपल लिए थे वहाँ पे स्टार्टिंग में, वहाँ पे सेट बी क्या था, 7 8 9 था। तो वो रिलेशन R1 के लिए भी कोडोमेन यही है, रिलेशन R2 के लिए भी यही है, रिलेशन R3 के लिए भी यही है, रिलेशन R4 के लिए भी कोडोमेन यही है। ओके, तो कोडोमेन क्या होता है, द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि जब हम रिलेशन ऐसे लिखते हैं तो ये हमें कोडोमेन को दिखाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, कुछ पॉइंट है, नोट के देखिए यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड। ये ध्यान से सुनना, ये पॉइंट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है कि जो भी आप रिलेशन लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। ये आपको पता है ना, कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको यहाँ लिखा है कि आपको ये पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में पी इंटू क्यू होंगे। अब ये जो कार्टेशियन में जो एलिमेंट होंगे और जब आप रिलेशन लिखोगे वो इन्हीं में से तो होंगे ना, क्योंकि वो इसके सबसेट होंगे, है ना। अब वो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट जो a में होते थे वो 2 की पावर m होते थे, और यही हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी होते थे, यही हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी होते थे, है ना। तो वो यही बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो सबसेट के जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो कार्टेशियन के सबसेट ही तो होंगे। तो कार्टेशियन के सबसेट ही होंगे, और हमारे पास दो सेट है, और सेट ए में मान लो कि p एलिमेंट और सेट बी में मान लो कि q एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, 2 की पावर p इंटू क्यू, है ना। वहाँ पर एक सेट था, और जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हमारे आएंगे रिलेशन से, वो कार्टेशियन के सबसेट ही होंगे। ओके, और सबसेट को हम 2 की पावर में दिखाते हैं, और अभी हमारे पास दो सेट ए और बी है, ए में पी एलिमेंट और बी में क्यू एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2 की पावर पी इंटू क्यू। ओके, ये होता है। अच्छा, थर्ड है रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है या उसका सबसेट होता है। अब देखो, जो आपका कोडोमेन है चारों सेट के लिए, अभी मैंने आगे एग्जांपल बताया उनकी बात कर रहा हूँ, 7 8 9 है। जो आपके फर्स्ट रिलेशन की रेंज आई थी वो 7 8 9 आई थी, है ना, और सेकेंड में भी 7 8 9 आई थी। ओके, और थर्ड में 6 रखने पे नहीं आई थी, तो थर्ड में 7 8 आई थी और 4 एम्प्टी आया था। तो देखो आप सब, ये दोनों तो उसके इक्वल है कोडोमेन के, और ये उसका सबसेट है कोडोमेन का। देखो 7 8 उसमें आ रहा है, और एम्प्टी सेट है सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो आप कोई भी रिलेशन लिखो किन्हीं भी दो सेट से, वो हमेशा कोडोमेन के या तो इक्वल होगा या उसका सबसेट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थर्ड पॉइंट, ये तो कुछ नहीं है, देखो पॉइंट, ए रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको रिलेशन में लिख के बताया है। और अगर रिलेशन को हम वेन एरो डायग्राम से भी हम बता सकते हैं, भी एग्जांपल सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके रिलेशन का सारा बेसिक्स ओवर होता है। अब मैं आपके यहाँ पे कुछ एग्जांपल सोल्व करता हूँ। ओके, तो एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 7, देखो आप कैसे रिलेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जांपल है कि एक सेट दिया है 1 से लगा के 6 तक, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसको ध्यान से समझना, उसने रिलेशन को कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, आर ए टू ए में डिफाइन किया। उसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो ए से ए में डिफाइंड है। इसका मतलब यही है, क्या है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए टू ए में डिफाइंड है। कंडीशन है रिलेशन के लिए कि द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, तो आप बताओ मुझे, आप इसको कैसे लिखोगे। सबसे पहले x 1 रखोगे,
तो y कितना मिलेगा 2। अब आप बताओ मुझे, अब यहाँ पे उसने लिखा नहीं है कि x और y किससे बिलोंग कर रहा है, तो जब नहीं लिखा है यहाँ पे सेट कितने बता मुझे बताओ तो। सेट यहाँ पर एक ही है, क्या है सेट ए ही है, यहाँ पे एक ही सेट ए है। इसका मतलब है कि जो x और y दोनों है वो a से बिलोंग कर रहे हैं। जब अलग अलग दो सेट होते हैं ना तब वो आपको लिख के देगा कि x a से y b से, बट यहाँ पे जब सेट ही एक है तो x और y दोनों a से ही बिलोंग करेंगे। और आप देख भी सकते हो कि a टू a में ही डिफाइंड हो रहा है, तो आप x1 रखोगे तो y2 मिलेगा, तो y2 मिलेगा तो यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे 2, फिर x2 रखोगे तो y आपको 3 मिलेगा, फिर x3 रखोगे तो y4 मिलेगा, x4 रखोगे तो y5 मिलेगा, x5 रखोगे तो y आपको 6 मिलेगा, और x6 रखोगे तो y आपको 7 मिलेगा। बट 7 जो है वो y है, और जो y है y भी a से बिलोंग कर रहा है, x भी a से बिलोंग कर रहा है। x तो आप 6 ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर है, बट जो y7 आएगा वो भी तो a में होना चाहिए, कि y7 में है क्या, नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से खत्म हो जाएगा और हम यहीं पे रुक जाएंगे। ओके है ना, 1 रखोगे 2, 2 रखोगे 3, 3 रखोगे 4, 4 रखोगे 5, और 5 रखोगे तो 6, 6 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, बट 7 आ जाएगा और 7 हमारे सेट में नहीं है। अब वो बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है बेटा ये जो हमने सोल्व किया ना यहाँ पे सोल्व होगा, फिर फर्स्ट पार्ट सोल्व होगा, डिफीट दिस रिलेशन बाय एरो डायग्राम। अब आपको इस रिलेशन को एरो डायग्राम से सोल्व करना है, तो मैं आपको एरो डायग्राम सिखाया हूँ कैसे। आप ऐसे कुछ 2 इलिप्स बना लो, है ना। दोनों कहाँ से कहाँ डिफाइंड है बेटा, दोनों ए से ए में डिफाइंड है। दोनों में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, है ना। वो बोल रहा है कि इस रिलेशन को आपको एरो डायग्राम से बताना है, तो देखो कैसे। ए से ए में डिफाइंड है, 1 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ, तो इस 1 का रिलेशन 2 के साथ एरो डायग्राम से बताना है। 2 का रिलेशन किसके साथ 3 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ, और फिर 5 का 6 के साथ। तो ये पार्ट 1 का आंसर था। ओके, पार्ट 2 में क्या पूछा है, राइट डाउन द डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ आर। तो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या होगा डोमेन होगा। अगला क्या रेंज, अच्छा को डोमेन पूछा है ना, तो को डोमेन क्या होता है बेटा, जो आप रिलेशन लिखते हो यही तो को डोमेन होता है। तो को डोमेन किसके इक्वल है सेट ए के, है ना। को डोमेन ऑफ आर वो किसके इक्वल है सेट ए के, और सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6। और रेंज, रेंज होता है ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट, तो क्या है 2 3 4 5 और 6। ओके, तो ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, इसको आप नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 आप सोल्व करना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, लेट ए एक सेट है और बी एक सेट है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस बार नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी 2 है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में p, नंबर ऑफ एलिमेंट b में q, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर p इंटू क्यू। तो यहाँ पे p कितना है 2 और q भी कितना है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 की पावर 4 नंबर ऑफ रिलेशन ये आएंगे। ओके, ये मैंने आपको बताया भी नोट में। एक पॉइंट और है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखता है, जैसे अभी जो हमें एग्जाम्पल 7 दिखा था वहाँ पे लिखा था कि रिलेशन r फ्रॉम a टू a लिखा। कभी कभी जब a टू a होता है तो उसको ऐसे भी लिख सकता है कि इज ऑल्सो स्टेड एज रिलेशन ऑन a। जैसे कभी क्वेश्चन में लिखा कि रिलेशन ऑन बी, है ना, रिलेशन ऑन बी, इसका मतलब है कि जो रिलेशन डिफाइंड है वो बी से बी में डिफाइंड है ना। ए टू ए लिखने की जगह वो कभी ऑन भी लिख सकता है। जैसे कहीं पे लिखा रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब है कि जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए टू ए में डिफाइंड है। ओके, इस वर्ड का भी वो यूज़ कर सकता है। ओके, तो आज की क्लास में रिलेशन के सारे बेसिक्स यहाँ पे ओवर होते हैं। तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को देखेंगे। आप भी क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।